हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ग्रुप विनिंग इज हैबिट। जीत को अपनी आदत बनाओ और वही आदत आपको आगे लेके जाएगी। आज हम बात करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में, कुछ नाम के बारे में जो आपके सामने बोर्ड में दिख रहा है। यहाँ पे काफी सारा पॉइंट लिखा है मैंने, जैसे कि आप देखेंगे ब्रेकआउट, फिर देखेंगे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे आएंगे लॉजिक, बीएफ बॉयफ्रेंड नहीं है, बाइंग फोर्स, एसएफ सेलिंग फोर्स, बाइंग फोर्स और सेलिंग फोर्स का एक लॉजिक के बारे में बात करेंगे। फिर यहाँ पे मैंने कुछ टाइम पीरियड लिखा है, ईयर्स, फिर मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे परसेंटेज में, उसके बारे में बात करेंगे। मैंने यहाँ पे और कुछ टाइम ड्यूरेशन लिखे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मैंने लास्ट 20 ईयर में और कुछ टाइम पीरियड लिखे हैं जो ये चार्ट को देख के हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ये जो चार्ट है आपके सामने बोर्ड में जो दिख रहा है वो वीकली चार्ट है। कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा ब्रेकआउट क्या होता है। ब्रेकआउट मतलब आप समझेंगे ब्रेक आउट। शेयर मार्केट में जब आएंगे, ब्रेकआउट मतलब हो रहा है तोड़ के निकलना। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 4 बार मैंने दिखाया है। यहाँ पे तोड़ के निकला है, यहाँ पे भी तोड़ के निकला है, यहाँ पे भी तोड़ के निकला है, यहाँ पे भी तोड़ के निकला है, और यहाँ पे पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये 4 बार ब्रेकआउट हुआ है। किसका ब्रेकआउट हुआ है? रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है वो हम आगे अलग चैप्टर में बात करेंगे। अभी खाली आपको जानकारी के लिए बता दो, रेजिस्टेंस मतलब एक फोर्स लाइन है। फोर्स लाइन है जिसको प्राइस एक्शन को तोड़ना होता है। अब फोर्स लाइन क्या होता है? अब फोर्स लाइन क्या होता है अगर आपको समझने में कोशिश करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके बात करता हूँ। 2007 में जो चार्ट मूव हो रही थी, प्राइस एक्शन चार्ट मूव हो रही थी वीकली चार्ट में अल्ट्राटेक की, यहाँ पे आके एक ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है, यहाँ पे टच किया। टच करने के बाद फिर से नीचे गया, कुछ टाइम करेक्शन होने के फिर से ऊपर आया, फिर से टच किया, फिर टच किया, फिर से नीचे गया, फिर टच कर नीचे आके फिर से ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर से कुछ सपोर्ट लेके फिर से ऊपर आया, फिर टच किया। मतलब बार बार ये लाइन को टच कर रहा है। मतलब यहाँ पे एक फोर्स है, मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये लाइन को तोड़ नहीं पा रहा है। अब रेजिस्टेंस क्या है अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, एक प्राइस लाइन पे, सपोज ये प्राइस लाइन आपका यहाँ पे है 1300। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये प्राइस लाइन को अगर मैं एक डॉटेड लाइन प्लॉट करता हूं और प्राइस एक्सिस पे, मैं बार बार बोला हूं शेयर मार्केट में टेक्निकल चार्ट को देखना है तो 2 एक्सिस को हमेशा कंपैरिजन करना पड़ता है। एक बॉटम एक्सिस जिसको हम टाइम पीरियड एक्सिस बोल सकते हैं, टाइम लाइन बोल सकते हैं, और एक वर्टिकल एक्सिस जो कि आपका प्राइस एक्शन है या प्राइस लाइन है। तो यहाँ पे देखेंगे 1300 जो प्राइस है वो प्राइस लाइन पे बार बार टच कर रहा है प्राइस लाइन और नीचे आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर उसको हम थोड़ा एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो प्राइस लाइन पे 1300 पे कुछ बाइंग हुआ है, वो बाइंग हो रहा है। जिसने भी यहाँ पे बाय किया, सपोज फर्स्ट पॉइंट पे कुछ अमाउंट या कुछ रिटेलर या कुछ ट्रेडर या कुछ इन्वेस्टर बाय कर रहे हैं। बाय करने के बाद वो देखते हैं कि मार्केट फॉल हो रहा है तो उनके अकाउंट में लॉस दिखाएगा। लॉस दिखाते दिखाते वो होल्ड करते हैं, नहीं हम इसको बेचेंगे नहीं, लॉस में होल्ड करेंगे। फिर जो ऊपर आएगा वो प्राइस लाइन के पास आएगा तो उनको एक पैनिक मूवमेंट क्रिएट हो सकता है, या फिर वो काफी टाइम वेट किए हैं तो इतना वेट करने के बाद अगर उसको सेल करना चाहेंगे, अभी उनको देखेंगे कि वहां पे उनका प्लस माइनस 0 हो रहा है या फिर कोई नीचे में बाय किया हुआ है और उसके बाद लॉस दिख रहा है, वहां पे आएगा तो सेल कर देगा। जब सेल कर देगा वहां पे, ये प्राइस लाइन में सेल कर देगा तो वहां पे एक सेलिंग फोर्स, जो मैंने यहाँ पे लिखा है सेलिंग फोर्स ज्यादा हो रहा है। जब सेलिंग फोर्स बाइंग फोर्स से ज्यादा हो रहा है तो वहां पे रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ होता है। मेरा लॉजिक ये है, जब भी आप सेलिंग फोर्स ज्यादा होगा बाइंग फोर्स से, मतलब सेलर अमाउंट ज्यादा होंगे बायर अमाउंट से। सेलर अगर 1000 रहते हैं और बायर 800 रहते हैं तो 200 अमाउंट ज्यादा रह रहे हैं, तो उस टाइम पे प्राइस में करेक्शन आएगा। वापस फिर आया, यहाँ पे वापस सेलिंग फोर्स ज्यादा हो गया, वापस नीचे गया, फिर वापस यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर से सेलिंग फोर्स ज्यादा है, फिर से नीचे गया, वापस यहाँ पे फिर से सेलिंग फोर्स ज्यादा है, फिर से नीचे गया, वापस यहाँ पे आया। लेकिन ये पॉइंट पे जो हम बोल रहे हैं ब्रेकआउट पॉइंट, यहाँ पे बाइंग फोर्स ज्यादा हो गया। जब बाइंग फोर्स यहाँ पे ज्यादा हुआ तो ये लाइन को ब्रेक करके एक अपवर्ड मूवमेंट ले लिया। तो ये मेरा जो समझाने का पॉइंट आपको ये है कि ये जो प्राइस लाइन है और रेजिस्टेंस लाइन है, इसको हम रेजिस्टेंस लाइन इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपका
सेलिंग फोर्स ज्यादा हो रहा था। कब तक? 2007 में सेलिंग फोर्स ज्यादा हुआ, 2008 में सेलिंग फोर्स ज्यादा हुआ, फिर 2010 में सेलिंग फोर्स ज्यादा हुआ, फिर 2011 में सेलिंग फोर्स ज्यादा हुआ। लेकिन 2012 पे यहाँ पे सेलिंग फोर्स ज्यादा नहीं हो पाई, यहाँ पे बाइंग फोर्स ज्यादा हो गया। मतलब बायर अमाउंट ज्यादा हो गए, या फिर जो भी मार्केट में इन्वेस्टर है या ट्रेडर है वो बाइंग साइड पे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाए, तो यहाँ पे बाइंग फोर्स ज्यादा हुआ, इसलिए इसको ब्रेकआउट किया। सिमिलरली यहाँ पे भी ये पोजीशन है, यहाँ पे भी पोजीशन है, यहाँ पे पोजीशन है। यहाँ पे क्या होने वाला है जो करेंगे 2023 आने वाले पीरियड में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मुझे यहाँ पे आपको यह बताना है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस अगर थ्योरेटिकली डिफाइन करूंगा तो एक टाइम लाइन में, एक टाइम पीरियड तक कंटिन्यूअसली वहां पे आके आपका प्राइस लाइन टच कर रहा है, फिर बार बार नीचे जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर आ रहा है, टच कर रहा है, फिर नीचे जा रहा है। मतलब वो प्राइस लाइन को आपका प्राइस एक्शन ब्रेक करके ऊपर नहीं जा रहा, तोड़ के ऊपर नहीं जा रहा। जब उसको तोड़ के ऊपर जाता है उसको कहला जाता है ब्रेकआउट। तो आप उसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे आप सोचेंगे ब्रेकआउट होने वाला नहीं गया, मतलब नीचे गया, मतलब फॉल्स ब्रेकआउट। तो यहाँ पे एक बार देखेंगे, एक बार फॉल्स ब्रेकआउट, दो बार फॉल्स ब्रेकआउट, तीन बार फॉल्स ब्रेकआउट, चार बार फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, लेकिन पांचवी बार में फॉल्स ब्रेकआउट नहीं हुआ। ये एक मूवमेंट बनाया और ब्रेकआउट किया। तो मेरा बोलना ये दोस्त, खाली ब्रेकआउट एक टर्म नहीं, ब्रेकआउट फ्रॉम रेजिस्टेंस हमको समझना चाहिए। ब्रेकआउट फ्रॉम रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट कब होता है? जब रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस होता है तभी ब्रेकआउट होता है, रेजिस्टेंस नहीं होगा तो ब्रेकआउट नहीं होगा। लेकिन जब भी ब्रेकआउट होता है एक स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ मूवमेंट होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे 80% मूवमेंट हुआ, यहाँ पे ऑलमोस्ट 40-50% मूवमेंट हुआ, यहाँ 50% मूवमेंट हुआ, 64% मूवमेंट हुआ। ये ब्रेकआउट होने के बाद ही एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होता है। तो ब्रेकआउट हमेशा एक टर्मिनोलॉजी से लेके बात करना थोड़ा मेरे को लॉजिकल नहीं लगता, बट मेरा लॉजिक ये है ब्रेकआउट फ्रॉम रेजिस्टेंस। तो आप हमेशा ब्रेकआउट को अकेले नहीं देखेंगे, ब्रेकआउट को रेजिस्टेंस के साथ देखेंगे। तो ये हुआ आपका ब्रेकआउट पॉइंट। अब रेजिस्टेंस पॉइंट आपको मैंने यहाँ बताया। यहाँ पे आप देखेंगे जो चार्ट है, ये अल्ट्राटेक सीमेंट की चार्ट है, जो मूवमेंट दिखा, यहाँ पे मैंने ड्रॉ करने की कोशिश किया है 2005 से लेके 2023 तक। और ये पॉइंट में आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5 रेजिस्टेंस लाइन बना है। 4 बार ब्रेकआउट हो चुका है, वही 5वीं बार क्या होने वाला है वो आगे वाला टाइम बताएगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है रेजिस्टेंस। अब देखेंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस का पीरियड देखेंगे, यहाँ 5 ईयर का रेजिस्टेंस पीरियड है, यहाँ पे 2 ईयर का रेजिस्टेंस पीरियड है, यहाँ पे 2 ईयर का रेजिस्टेंस पीरियड है, यहाँ पे 4 ईयर का रेजिस्टेंस पीरियड है। अभी ये 1.5 ईयर रेजिस्टेंस पीरियड अभी तक चल रहा है, अभी तक उसको ब्रेकआउट नहीं किया है। अभी जब हम जाएंगे ये रेजिस्टेंस को समझने के लिए, या फिर ये रेजिस्टेंस को बाइंग फोर्स और सेलिंग फोर्स के साथ समझने के लिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे बाइंग फोर्स ज्यादा हुआ, यहाँ पे बाइंग फोर्स ज्यादा हुआ, यहाँ पे बाइंग फोर्स ज्यादा हुआ, यहाँ पे बाइंग फोर्स ज्यादा हुआ। बाकी रिमेनिंग टाइम पे आप देखेंगे, अगर मैं डॉट करूंगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 टाइम सेलिंग फोर्स ज्यादा हुआ है, इसीलिए वहां से नीचे गया। लेकिन 1, 2, 3, 4 बाइंग फोर्स ज्यादा हुआ, वहां पे ब्रेकआउट किया है। ये मेरा समझने का पॉइंट है बाइंग फोर्स। उसके ऊपर मैंने ये लिखा है BO ब्रेकआउट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब बताना हमको कैसे समझेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जब एक टाइम पीरियड में लंबा हो जाता है, एक रेजिस्टेंस लाइन जब लंबा हो जाता है तो ब्रेकआउट का चांसेस बढ़ जाता है। बट उसमें कंडीशन है कंपनी बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। अब फंडामेंटली स्ट्रांग कैसा है, क्या है, वो जब मैं अल्ट्राटेक सीमेंट की बैलेंस शीट पर एनालिसिस करूंगा या बैलेंस शीट आपको समझाऊंगा या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट समझाऊंगा, तब आप समझेंगे ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं है। बट मेरा मानना है कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। अभी आप आगे देखेंगे, ये रेजिस्टेंस मैंने आपको समझाया, ब्रेकआउट समझाया। अभी आप यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम, तो यहाँ पे देखिए 5 ईयर का टाइम पीरियड रहा, उसके बाद ही ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे 2 ईयर का एक रेजिस्टेंस टाइम हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ, 2 ईयर का रेजिस्टेंस टाइम हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ, 4 ईयर का रेजिस्टेंस टाइम हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे ऑलरेडी 1.5 ईयर हो चुका है। तो इसको लॉजिकली समझेंगे तो 2 to 5 ईयर्स रेजिस्टेंस टाइम में यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। कौन सा चार्ट में? वीकली चार्ट में। ये वीकली चार्ट है आपका। अभी मैं आपको यहाँ पे बीच में थोड़ा ये जो छोटा सा पोर्शन है आप देखेंगे 2021 से लेकर 2023 के पीरियड को मैं यहाँ पे थोड़ा बड़े आकार में समझाने की कोशिश किया हूँ। अब यहाँ पे आप आएंगे तो जून 22 में एक बॉटम फॉर्म हुआ था। आप देखेंगे जून 22 में अल्ट्राटेक का सीमेंट जाएंगे और चेक करेंगे, वहां पे आप कैंडलस्टिक चार्ट में जा सकते हैं या फिर
सिंपल लाइन चार्ट है, मैंने आपको यहाँ पे लाइन चार्ट पर समझाने की कोशिश किया है। तो लाइन चार्ट में देखेंगे तो जून 22 में बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद ये आप प्राइस सेक्शन पे आएंगे तो ये ऑलमोस्ट 6000 के आसपास है। ये प्राइस सेक्शन में एक बार रेजिस्टेंस महसूस किया, नीचे आया, फिर लास्ट वो बॉटम फॉर्मेशन सपोर्ट जो मिला था वो ऑलमोस्ट बिटवीन 5200 टू 5700 के बीच में एक सपोर्ट महसूस किया था। अब इस सपोर्ट के बारे में हम आगे वाली क्लास में बात करेंगे। तो ये सपोर्ट लेके वापस वो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद वापस रेजिस्टेंस को लाइन को रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद ऊपर गया। तो यहाँ पे आप एक बढ़िया चीज आप देखेंगे, एक पैटर्न है, ये आप देख रहे हैं, ये एक पैटर्न है। ये पैटर्न हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, रिवर्स, मतलब नॉर्मली हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑफ साइड रहता है, उसको रिवर्स साइड भी ले सकते हैं। तो ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोल सकते हैं। ये आपका एक शोल्डर बना, फिर आपका एक हेड बना, फिर शोल्डर बना, फिर ब्रेक किया। अब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखेंगे आपको यहाँ भी मिलेगा। आपको 2006 से लेके 2011-12 तक यहाँ पे एक शोल्डर बना, फिर हेड बना, फिर शोल्डर बना, फिर ब्रेक किया। यही आप पैटर्न देखेंगे यहाँ पे भी, एक शोल्डर, एक हेड, एक शोल्डर, उसको ब्रेक किया। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब बनता है वो एक रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर बनता है और रेजिस्टेंस लाइन के नीचे बनता है। जब भी वो रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है, जब भी वो रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है तो ब्रेकआउट होता है। लेकिन अगर वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर सपोर्ट लाइन में बनता है तो पॉसिबल है उसको ब्रेक करेगा तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, आप 2002 से लेके आगे जाके अभी इसको ब्रेक किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। यहाँ पे मैंने एरो दिखाया है जनवरी 25, 26, 2023। यहाँ पे देखेंगे, आपको पता होगा 2023 में जनवरी 25, 26 में क्या हुआ था। उसके चलते मार्केट में पैनिक आया, पैनिक आने के बाद वापस एक स्टीप करेक्शन आया। स्टीप करेक्शन आने के बाद वापस वो करेक्शन को वापस अपवर्ड मूवमेंट जाके उसको ब्रेक कर रहा है। अभी यहाँ पे आके ये अगर ये प्राइस लाइन को, जो प्राइस लाइन है 8065, उसको अगर ब्रेक करता है तो दैट विल बी ब्रेकआउट। यहाँ पे ब्रेक कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, डिपेंड्स करता है कि यहाँ पे सेलिंग फोर्स कितना है। अगर मैं एक हाइपोथेटिकल ड्रॉ करूंगा, ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है। नीचे आके करेक्शन होके, 2 बार करेक्शन होके ऊपर जा सकता है, ये पॉसिबल नीचे भी आ सकता है। हमको नहीं पता क्या होने वाला है। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ अल्ट्राटेक सीमेंट, कितनी बार रेजिस्टेंस है, कितने बार ब्रेकआउट है। अभी आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है या रेजिस्टेंस को, लाइन को टच करके फिर करेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये यहाँ पे आके टच कर रहा है। अगर यहाँ पे आके प्राइस लाइन को टच करता है, उसके बाद वहीं से अगर ब्रेकआउट लेगा तो ऊपर मूव होगा, ब्रेकआउट नहीं के सपोर्ट रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस महसूस करके फिर नीचे के करेक्शन हो सकता है। तो ये पॉइंट हुआ आपका ब्रेकआउट फ्रॉम रेजिस्टेंस, जो मैंने पहले भी दिखाया है यहाँ पे। सिमिलरली इसको, ये डायग्राम को मैंने बड़ा करने की कोशिश किया है। ये डे चार्ट है, डे चार्ट में आपको समझाने की कोशिश किया है। अभी आप आगे जाएंगे तो इसको थोड़ा डीप एनालिसिस करेंगे। अगर आप इन्वेस्टर है, आप यहाँ पे बाय किए होंगे 2005 को और अभी तक आप होल्ड किए हैं, तो अभी आपको 30 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है एज ए इन्वेस्टर। अगर अल्ट्राटेक सीमेंट आपने 2005 में बाय किया है और अभी तक होल्ड किया है तो आपको 30 टाइम अभी मिल रहा होगा। अगर उसको थोड़ा हम मॉडिफाई करके, अगर आप स्विंग ट्रेडर है, आपको कितना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऑलमोस्ट 12 टाइम स्विंग ट्रेडिंग मिल रहा है वीकली चार्ट में। तो अगर स्विंग ट्रेड में जाते हैं और हमेशा अपना प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है 128 टाइम्स होने का। अभी डिपेंड्स है आपके ऊपर, आपको स्विंग ट्रेडर बनना है, इन्वेस्टर बनना है। उसके बाद मैंने और एक चीज भी लिखा है, कैन बी मोर देन दैट। 128 टाइम्स से मोर हो सकता है। कब होगा? जब स्विंग ट्रेड में टाइम चेंज कर देंगे। यहां पे मैंने स्विंग ट्रेड बात किया वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट में डे चार्ट पे आएंगे तो आपको और अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्विंग ट्रेड में। जब डे चार्ट से आप और नीचे आएंगे, सपोज आवरली चार्ट में जाएंगे, तो पॉसिबिलिटी है और अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको स्विंग ट्रेड की, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज और बढ़ सकता है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, आपको अपना साइकोलॉजी को कंट्रोल करना है, आपको अपना प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, आपको अपना लॉस को मिनिमम करना है, जो कि मार्केट में बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए एक ही चीज पॉसिबल है, अगर आपको वो करना चाहते हैं। मेरा कंसेप्ट ऑफ रिस्क पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए। मैंने हमेशा फोकस किया है कि टाइम के ऊपर, आप कितना टाइम दे रहे हो मार्केट के ऊपर। मार्केट में क्या है कि गेम है, बायर और सेलर के बीच में गेम है। किसका गेम है? किसको ज्यादा मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है।
जिसको ज्यादा मार्केट में अंडरस्टैंडिंग है उसका स्पेकुलेशन हमेशा अच्छा रहेगा एज कंपेयर टू जिसका मार्केट में टाइम देना कम है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो ट्रेडर है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो ट्रेडर। ए हमेशा दिन में 10 घंटा से 12 घंटा टाइम दे रहा है मार्केट को समझने में, मार्केट को फंडामेंटल को देखने में, मार्केट को न्यूज में देखने में। बी उतना टाइम दे नहीं रहा है, बी 4 से 5 घंटा दे रहा है। अभी ए के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बी के पास कम इंफॉर्मेशन है। मार्केट मूवमेंट आप देखेंगे फंडामेंटली होता है, साइकोलॉजिकली होता है और काफी टाइम पे न्यूज बेस होता है। अगर ए 10 घंटा दे रहा है तो बी के मुकाबले उसके पास ज्यादा टाइम दिया है, मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन है न्यूज रिलेटेड, कंपनी फंडामेंटल रिलेटेड और अदर रिलेटेड। बी के पास कम इंफॉर्मेशन है तो ए का स्पेकुलेशन चांसेस बढ़ जाएगा, तो ए का प्रॉफिट चांसेस बढ़ जाएगा। अगर आप बी हैं तो अपना टाइम बढ़ाइए, अगर आप ए हैं तो अपना टाइम और बढ़ाइए और पैसा कमाइए। लेकिन सबसे बड़ी बात है मार्केट का फंडामेंटल को समझिए, मार्केट का टेक्निकल को समझिए, पैटर्न को समझिए, ब्रेकआउट को समझिए, रेजिस्टेंस को समझिए। यहां पे पैटर्न मैं बता रहा हूं क्लियरली, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा है, 2 हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा है, एक ट्रायंगल पैटर्न दिखा है, एक ट्रायंगल पैटर्न दिखा है। यहां पे क्या बनने वाला मुझे नहीं पता है, बट ये पैटर्न है तो रेजिस्टेंस है, ये पैटर्न है तो रेजिस्टेंस है, पैटर्न है तो रेजिस्टेंस है। 3 पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न। मार्केट में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे पैटर्न मिलेंगे, लेकिन पैटर्न में आपको कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा, आइदर डाउनवर्ड या अपवर्ड। जब अपवर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन मिलता है वो हमेशा रेजिस्टेंस होता है, जब डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन मिलता है वो हमेशा सपोर्ट होता है। तब हॉरिजॉन्टल लाइन अपवर्ड मिलेगा तो वहां पे ब्रेकआउट का पॉसिबिलिटी रहता है, आज नहीं तो कल, अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 बार ब्रेकआउट हुआ है, बिकॉज दिस कंपनी इज फंडामेंटली स्ट्रांग। मैंने आपको बताया ब्रेकआउट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम, जो लॉजिक है। बायर फोर्स, सेलर फोर्स, बायर फोर्स, सेलर फोर्स, दो चीज है, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। इक्वल टू नहीं बोलने का यहाँ पे, ग्रेटर देन और लेस देन, सपोर्ट रेजिस्टेंस। यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट बताया जनवरी 25-26 को क्या हुआ था, आपने कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस महसूस किया था। अब देखेंगे ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस महसूस किया, वो भी पास्ट रेजिस्टेंस को, पास्ट जो सपोर्ट है उसी को रेजिस्टेंस लाइन बना दिया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक लाइन अगर है, अगर वो रेजिस्टेंस लाइन है, मार्केट यदि ऊपर से आ रहा है तो वो उसके लिए सपोर्ट रहेगा। मार्केट नीचे से जा रहा है, मतलब प्राइस एक्शन नीचे से जा रहा है तो वो रेजिस्टेंस होगा, प्राइस एक्शन ऊपर से आ रहा है तो सपोर्ट होगा, सेम लाइन। उसी को कंसीडर करके हम ये चार्ट बनाए। और आपको टाइम के लिए मैं और एक एग्जांपल देता हूं। एक एवरेज कैलकुलेशन मैंने जो समझा है, अगर आपको दिन में 4 आवर 4 घंटे शेयर मार्केट को समझने के लिए, 4 घंटे शेयर मार्केट को फंडामेंटल समझने के लिए, 4 घंटे टेक्निकल चार्ट को समझने के लिए आपको 2 साल लगेंगे और टोटल आवर लगेंगे 2920। अगर आप एवरेज मैथमेटिक्स चार्ट समझ में आता है तो आपको मिनिमम 3000 आवर लगेंगे चार्ट को समझने में, पैटर्न को समझने में, सपोर्ट को समझने में, रेजिस्टेंस को समझने में। आप इमीडिएटली अभी मार्केट में आए, कोई वीडियो देख लिया, 2-3 वीडियो देख लिया, आप समझ में आ गया आपको रेजिस्टेंस, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। जब तक आप टाइम नहीं देंगे आप रेजिस्टेंस नहीं समझेंगे, जब तक रेजिस्टेंस नहीं समझेंगे ब्रेकआउट तो समझ नहीं पाएंगे। रेजिस्टेंस को समझिए, ब्रेकआउट ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। थैंक यू वंस अगेन। जीत को अपनी आदत बनाओ, वही आदत आपको आगे लेके जाएगी। वेलकम टू आवर ग्रुप, विनिंग इज हैबिट। थैंक यू डियर्स।